हाय, नमस्कार फिर से। अब मैं फिर से दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इशू पे मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जिस तरह से लोग मुझे अभी भी मेंटली अनस्टेबल बोल रहे हैं। जिस तरह से कई टाइम पर मैं देखती हूँ कि बाहर, जब भी मैं घर के बाहर खिड़की से भी, बालकनी से भी अपने झांकती हूँ, तो या आसपास कहीं रहती हूँ, तो बाहर खड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि मेंटली अनस्टेबल है, पागल है, इस तरह की मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं मुझे लगातार। और मैंने इस बारे में ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है कि आप खुद ही देख सकते हो कि मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। बहुत ही क्लियरली मेरी स्पीच है और आई थिंक बहुत ही क्लियरली आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या मुद्दा उठा रही हूँ। इसमें मैंने कल एक ईमेल भी लिखा है सीबीआई को और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स को। ऊपर से पीएनबी बैंक को भी मैंने ये मेल से सूचित किया है कि अब मैं जो हूँ बहुत ही जल्दी मैं आउट ऑफ इंडिया में जॉब अप्लाई करके मैं इस इंडिया से बाहर जाना चाहूँगी। इसी वजह से कि आप लोग सब मुझे मेंटली इल बता रहे हो, जबकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जी एम्बसीज़ में मैं बातचीत करती हूँ वहाँ पे जॉब अप्लाई के लिए या वहाँ पे फ़र्दर हायर एजुकेशन के लिए, तब वो मुझे एकदम मेंटली फ़िट पाते हैं और उनको मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है और वो उनके बारे में हमें पीएनबी से ऐसा फ़ीडबैक क्यों सुनने को मिल रहा है कि ये मेंटली इल वगैरह बता रहे हैं इसको। तो उनको एकदम ही क्लैरिफ़िकेशन जब वो मुझसे मांगते हैं इस मेंटली इल वाले स्टेटमेंट पर, तो मैं वो खुद ही चौंक जाते हैं कि जो लड़की इतनी फ्लुएंटली बात कर रही है, इतनी करेक्टली क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही है, इतने अच्छे से पेश आ रही है, जिसका कोई भी मतलब ऐसी कोई बिहेवियर हमें नज़र ही नहीं आती जिससे ये लगे कि ये मेंटली इल वगैरह हैं। तो इस वजह से वो लोग खुद ही बहुत चिंतित हो जाते हैं मेरे सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से जर्मनी से भी मैंने अप्लाई किया था और जर्मनी के एम्बेसी में भी इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई। फिर उन्होंने पाया कि मुझे रियली हेल्प की ज़रूरत है और उन्होंने मेरा प्रोसेस चालू रखा है इमिग्रेशन का, और मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जर्मनी में, इंडिया में जो जर्मनी के एम्बेसडर है उनको, कि उन्होंने जो है मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत गहराई से इसको देखा है और इसमें बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। जिस तरह से मैं ये वीडियो इसलिए आपको सुना रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरी तरफ से, और आगे जाके ये वीडियो को सेव रखना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, क्योंकि मुझे जो बातें इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चली है अपने बारे में ही, अपने फॉस्टर फैमिली के बारे में जिन्होंने मुझे गोद लेके पाला था, तो उनके बारे में मुझे ये पता चला है कि ये लोग एफबीआई से जुड़े हैं। ये लोगों का फॉरेन कनेक्शन था और ये लोग एजेंट्स हो सकते हैं किसी दूसरे देश के। मुझे प्रोबेबली लगता है कि ये यूएस के एजेंट्स थे, एफबीआई के एजेंट्स थे, जो मेरे पिताजी थे जिन्होंने मुझे पाला है। मतलब रियल पिताजी नहीं हैं, बट पिताजी उन्होंने मुझे पाला है, जो नाम उनका मेरे आइडेंटिटी कार्ड पे जो नाम उनका ही आता है फादर्स नेम की जगह पर। तो मुझे ये सारी सूचना एक डिटेक्टिव एजेंसी ने दी है, जिसको मैंने हायर किया था अपने ऊपर हुए रेप इंसिडेंट के बाद। मैंने इनको हायर किया था ये पता लगाने के लिए कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी कैसे होती है और लगातार कैसे मेरे साथ इतनी सारी सुरक्षा प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे ये सब जानकारी मिली है जिसको मैंने सीबीआई को दिया है, और ये बताना चाहूँगी कि इनका कनेक्शन जो है, जो मेरे फॉस्टर फैमिली का, इनका ऐसा लगता है कि ये दूसरे मिलिट्री से मिले हुए हैं। जैसे कि ये नेटो कहते हैं, नेशनल सॉरी नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था है जिसमें कुछ कंट्रीज़ मेंबर्स हैं,
और वो इस तरह की स्पाई एजेंट्स भेजते हैं दूसरे देशों में। तो मुझे ये सब जानकारी मिली है। इसमें नेटो में बहुत सारी कंट्रीज़ शामिल है, जो कभी कभी लगता है कि इसमें कुछ पाकिस्तान के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेशी थे ये लोग जो एजेंट्स बन के मेरे साथ रहे हैं अब तक। तो इनके बारे में पूरी तरह जानकारी ज़रूर होगी सरकार के पास, बिकॉज़ उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी सरकार में थे। 2004 से सरकार के पक्ष में थे। तो जो राहुल गांधी जी भी मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं एक मेंटली अनस्टेबल हूँ, या उन्होंने ऐसे भी कहा है कि मेरे मुद्दे पर, मेरे इतने बड़े मुद्दे पर, उन्होंने विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया है मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घट रही है। तो इससे ये इसी वजह से है ये, क्योंकि ये इन्हीं के एजेंट्स थे जो मुझे पाल रहे थे। और अभी भी उन्होंने कुछ मेरे खिलाफ़, उनके पार्टी मेंबर्स ने कहा है कि मेरा स्टाइल है इस तरह से मतलब चिल्ला के बोलने का, जो कि मेरा है, जो कि मैं इस तरह से ही मैं जब गुस्सा होती हूँ तो मैं चिल्ला के बोलती हूँ और मैं गुस्से में बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ, किसी को मारने की धमकी दे रही हूँ। तो इसमें पूरे इंडिया को ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए, और इस सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ये मेरी बातों को सुनना चाहिए, एक बार मुझसे मिलना चाहिए कि मैं क्या बता रही हूँ। और मुझे इस तरह से बिना सुने, बिना जाने, बिना देखे मुझे एकदम से बोल देना कि आप जो भी कह रही हो पागल हो गई हो इसीलिए कह रही हो, ये गलत होगा। पागल उसको कहते हैं जो किसी के खिलाफ़ जाके कुछ अटपटा सा कंप्लेन कर दे, और मतलब कि उनको कुछ जानकारी ही ना हो, वो बोल दे कि मतलब कि आई मीन उनको बोल दे कि महात्मा गांधी को कुछ गाली दे दे, तो उसको पागल बोलते हैं। मैंने कभी इस तरह की रिएक्शंस थोड़ी ना किया है। मैं एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, इतना घटिया, इतना ख़तरनाक, जिसमें मुझे पुलिस ने ही सिक्योरिटी दे दी। उन्होंने कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, मुझे 2 महीने सिक्योरिटी में रहना पड़ा 2017 में, जिसके बाद मैंने खुद रियलाइज़ किया कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि पुलिस इतनी घबरा जाएगी एक इंसिडेंट की वजह से, जिससे मैं भी उबरने की कोशिश कर रही थी। तब मुझे समझ में आया कि कुछ बातें जो मेरे बचपन से लेकर आज तक हुई है, मैं इनको इग्नोर करती रही हूँ। जो भी अटपटा से बातें हैं, कोई मुझे कुछ बोलता है, फॉलो करता है, गाली देता है, कभी कभी मेरे ऊपर ही हमला हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब था? तो इस सब के बाद मैंने जब अपने मम्मी पापा के फ़ोटोग्राफ्स को स्टडी किया बहुत क्लोज़ली, तो मैंने पाया कि ये सारी शक्ल इनके मिलते ही नहीं है। जो भी फ़ोटोज़ में हैं वो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग आदमी हैं, और उनको उनकी एक दूसरे से एक फ़ोटो का शक्ल दूसरे फ़ोटोग्राफ में एकदम दूसरा है, जो कि कोई भी जांच एजेंसी आराम से पता लगा लेगी। तो इसके बारे में मैं इस बारे में बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट सूचना दे रही हूँ पूरी सारी दुनिया की सरकारों को, कि ये ऐसे एजेंट्स अगर मेरे साथ 30 साल तक रहे, और पता नहीं उन 30 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है इस कंट्री के अंदर, तो अभी भी कितने एजेंट्स हैं और क्यों वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे भी एजेंट बनाना चाहते थे क्या? तो इस तरह से क्या इसीलिए मुझे मारना चाहते हैं क्या? इसीलिए मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेंटली अनस्टेबल बता रहे हैं? तो इस बारे में जो सीबीआई को मैंने मेल लिखा है, इसके बारे में सीबीआई को पूरी तरह जांच करनी चाहिए इस मुद्दे पर, और मुझे क्लीन चिट मिलना चाहिए, और मेरे मेंटल हेल्थ को भी एकदम ए सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। और कोई भी पब्लिक में इस तरह से कन्फ्यूजन ना फैलाए कि मैं कोई मेंटली अनस्टेबल हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सीरियस मामले में मैं इस तरह से अपने खुद को पाती हूँ, इसको सॉल्व करना इस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद ही इस सीरियस मुद्दे पे घिरी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरे कंट्री की सुरक्षा सही से हो, इस तरह से इन एजेंट्स से किसी को ख़तरा ना हो, ना ही और आगे कोई अगर एजेंट बचा हुआ है जो मेरे ज़रिए इस देश में आया है, रह रहा है, उसको भी देश की सरकार जो है
उस पर भी कार्रवाई करे, पूरे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जाके। अगर कोई एजेंट और भी है या इन कांग्रेस के नेताओं से भी पूछताछ करे कि इन्होंने कैसे इन सबको अलाउ किया रहने के लिए इतने दिन। तो मैं चाहूँगी कि कंट्री, देश जो है वो सही रहे, और जो भी सरकार है इसमें तुरंत से तुरंत मेरे वीडियो को देखने के बाद कार्रवाई करे और मुझे मेंटली इल ना बताए। थैंक यू।